दो कंपाउंड में हमें डिस्टिंक्शन करना है, कंपाउंड नंबर 1, कंपाउंड नंबर 2। अगर इन दोनों में डिस्टिंक्शन करना है तो कौन सा टेस्ट होना चाहिए, कौन सा कंपाउंड उस टेस्ट को देगा, ये जरा जल्दी से बता दो। देखें कौन बच्चा जवाब देगा। मनस्वी का जवाब बिल्कुल ठीक है। हमने FeCl3 टेस्ट पढ़ा था, ब्रोमीन वाटर टेस्ट पढ़ा था, उसके अलावा कार्बाइलअमीन रिएक्शन का टेस्ट हमने पढ़ा था। ये हम रिएक्शन और टेस्ट पढ़ चुके हैं। उनमें से कौन सा इस्तेमाल होगा ये जरा प्रिडिक्ट करना है। मनस्वी का अभी तक सही जवाब आया है, बाकी जो गलत जवाब है मैं अभी नहीं बता रहा कौन से गलत थे, लेकिन सही जवाब ये मैंने बताया, ध्यान रखो। अगर आप FeCl3 टेस्ट की बात करते हो तो दोनों ही कंपाउंड FeCl3 टेस्ट देंगे। अगर आप बात करते हो कि आप कार्बाइलअमीन की, दोनों ही कंपाउंड कार्बाइलअमीन का रिएक्शन देंगे, कार्बाइलअमीन का टेस्ट देंगे। लेकिन ब्रोमीन वाटर टेस्ट ऐसा टेस्ट है जिसे सिर्फ और सिर्फ एनिलीन देगा, दूसरा कंपाउंड नहीं देगा। तो ये बात ध्यान रखना, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, नमस्ते कौशल, ब्रोमीन वाटर टेस्ट के थ्रू आप इसमें डिस्टिंक्शन कर सकते हैं, आप इनको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखना, ऐसे चीजों को आपको याद रखना ही होगा। एसिटाइल कल मैंने पूछा था, बताना जरा एसिटाइल का क्या फंक्शन था, क्यों इस्तेमाल करते थे एसिटाइल? याद हो अगर किसी बच्चे को एसिटाइल का फंक्शन क्या था? बात वही है ना। अगर हमें सिर्फ एग्जाम के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं तो उसके हिसाब से हमेशा याद रखना पड़ेगा। एसिटाइल का फंक्शन क्या था ये हम जानना चाहते हैं। कोई भी बच्चा नहीं बता सकता, कमाल हो गया, ये तो अभी तक आ जाना चाहिए था। कौशल, वी कैन से अप्रोक्सीमेटली आपका जवाब ठीक है, और थोड़ा सा बेटर हो सकता था, और थोड़ा सा बेटर हो सकता था। इस आंसर को देखो, मैंने कल आपसे कहा था कि हो सकता है जो कल रिएक्शन करवा रहा हूं उसी में से आपके एग्जाम में आए। तो इस बात को ध्यान रखो कि टू रिड्यूस द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर ऑफ NH2 ग्रुप, इसका फंक्शन था नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर को घटा देना। ये एसिटाइल का फंक्शन था। ज्वीटर आयन कल बताया था, ज्वीटर आयन आपको याद होना चाहिए। ज्वीटर आयन किस कंपाउंड पे बना था? सल्फा एनिलिक एसिड। नाइट्रेशन में क्या खास बात थी? मेटा प्रोडक्ट बनता था, ये नाइट्रेशन में खास बात थी। तो ऐसे ये सभी चीजें आपको याद रखनी ही होंगी, आनी चाहिए। अच्छा, आज आगे बढ़ने से पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारी हेडिंग है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप सभी अच्छे से जानते हैं, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड पे डिपेंड करता है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ना हो तो ये वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है, और वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम जानते हैं साइज पे डिपेंड करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए अमीन्स का बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा लोअर होगा, तो आप बड़ी आसानी से अपने जवाब को दे सकते हैं कि अगर हम बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, सो वी कैन से amines possess high boiling point. Amines possess high boiling point and melting point due to hydrogen bonding, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ज्यादा हाइड्रोजन कनेक्ट होते हैं। हर एक अमीन में आप देख सकते हो नाइट्रोजन से दो दो हाइड्रोजन कनेक्ट हैं, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड इनसे भी बना सकता है, इधर से भी बना सकता है, यहाँ से भी बना सकता है। तो इस तरह से प्राइमरी अमीन में 3-3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं, और अब जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं उतना बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अच्छा, जरा ये बताओ, इसका जवाब दो। सॉल्युबिलिटी, अगर मैं आपसे पूछता हूं
कि क्या अमीन पानी में सॉल्युबल होंगे? क्या कहते हो, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल? जवाब दो, याद आएगा। पानी में ये सॉल्युबल होते हैं या इनसॉल्युबल होते हैं, ये जल्दी से बता दो। देखते हैं जवाब किसका। ठीक है आयुष, कौशल ठीक है, मनस्वी ठीक है। अब सीधी सी बात है, पानी में सॉल्युबल कौन होता है? पानी में सॉल्युबल होने की दो कंडीशन, या तो कंपाउंड आयन में टूटना चाहिए या हाइड्रोजन बॉन्ड बनना चाहिए। और अभी अभी हमने देखा ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। सो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन we can say they are soluble. Due to hydrogen bond formation they are soluble in water. हम कहेंगे ये पानी में soluble होते हैं क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, यहां तक हो जाएगा। अगला है बेसिक स्ट्रेंथ या बेसिक कैरेक्टर या बेसिक नेचर, आप कुछ भी कह सकते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक कैरेक्टर, बेसिक नेचर। तो कल भी आपको बताया था, क्योंकि इनके पास लोन पेयर होता है तो लोन पेयर की वजह से ये बेस होते हैं। दे आर बेसिक इन नेचर ड्यू टू लोन पेयर, ड्यू टू लोन पेयर, क्योंकि इनके पास लोन पेयर होता है इस वजह से ये बेस की तरह बिहेव करते हैं, ये बेस की तरह एक्ट करते हैं। तो कोई पूछे व्हाई दे आर बेसिक, सो यू हैव द आंसर, क्योंकि एक एक नंबर में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे और आप उनका जवाब दे सकते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई एरोमेटिक अमीन आर लेस बेसिक, एरोमेटिक अमीन्स आर लेस बेसिक देन एलिफेटिक अमीन, एरोमेटिक अमीन आर लेस बेसिक देन एलिफेटिक अमीन। ये क्वेश्चन इस तरह से आएगा, एलिफेटिक अमीन, या डायरेक्ट आपसे पूछ लेंगे कि एनिलीन इज लेस बेसिक देन एलिफेटिक अमीन, ऐसा क्यों है? किसी भी तरह से क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मार्क सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन रहेगा, ये क्वेश्चन रहेगा। अब हम इस क्वेश्चन का जवाब दो तरह से दे सकते हैं, दो तरह से हमारे पास जवाब बनता है। आपको मैं याद दिला दूं, आपको याद दिला दूं, शायद याद हो, जीओसी में आपको बताया गया था बेसिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। जितना प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है उतना बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, जितना माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है उतना बेसिक कैरेक्टर कम होता है। तो प्लस आई और माइनस आई के बेसिस पे भी जवाब दे सकते हैं और रेजोनेंस के बेसिस पे भी इसका जवाब दिया जाएगा। आप दोनों जवाब देंगे। रेजोनेंस वाला डोमिनेटिंग आंसर है, उसको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो यहां पर जो आपका जवाब जाएगा, पहला जवाब तो ये होगा, आपके पास NH2 है, NH2 और बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग का माइनस आई इफेक्ट होता है और अल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है, अल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है। तो आप कह सकते हो क्योंकि बेंजीन रिंग का माइनस आई इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा। तो पहला जवाब ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ बेंजीन रिंग aromatic amines are less basic, minus I effect of benzene ring, aromatic amines are less basic। ये आपको बता दिया गया पहला जवाब, लेकिन मेन आंसर रेजोनेंस के बेसिस पे ही दिया जाएगा, वही देना है। अब देखो क्या है, एनिलीन ये एरोमेटिक अमीन ये रहा, यहां पे लोन पेयर है। अब कोई भी चीज जितनी आसानी से लोन पेयर को डोनेट करती है उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होती है, जितनी आसानी से लोन पेयर को डोनेट करती है। अब इस केस में क्या होता है, रेजोनेंस होता है और रेजोनेंस की वजह से लोन पेयर जो कि नाइट्रोजन पे प्रेजेंट था गायब हो जाता है, डीलोकेलाइज हो जाता है।
देखो लोन पेयर नाइट्रोजन से हट गया, फिर दोबारा से रेजोनेंस हुआ, दोबारा से रेजोनेंस हुआ तो लोन पेयर फिर कहीं और चला गया, कहीं और हट गया, कहीं और किसी प्लेस पे चला गया, ऐसे दिखाएंगे। फिर दोबारा से रेजोनेंस हुआ तो लोन पेयर फिर गायब हो गया। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर याद रख सको तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, याद ना हो पाए तो फिर क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से देख सकते हैं कभी लोन पेयर नाइट्रोजन पे, कभी ऑर्थो पे, कभी पैरा पे, कभी ऑर्थो। अब लोन पेयर डीलोकेलाइज हो गया, डीलोकेलाइज होने की वजह से इसका डोनेशन नहीं हो पाएगा। सो वी कैन से ड्यू टू डीलोकेलाइजेशन ऑफ लोन पेयर इन एनिलीन और एरोमेटिक अमीन, कुछ भी कहना चाहो, because of resonance aromatic amines are less basic, aniline is less basic, ये कहेंगे। तो अब ये क्वेश्चन अगर प्रीवियस ईयर सब्जेक्टिव पेपर देखोगे तो वहां पर एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। टर्म 1 में तो ऑब्जेक्टिव था जिसका कोई भी प्रीवियस ईयर अवेलेबल नहीं था, लेकिन टर्म 2 का तो है ना, टर्म 2 का तो प्रीवियस ईयर अवेलेबल है क्योंकि सब्जेक्टिव है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर पूरे एफर्ट्स के साथ इस क्वेश्चन को करना है। सेकंड रीजन बेटर है, सबसे ज्यादा बेटर है, तो सेकंड रीजन को यहाँ पर याद रखने की कोशिश करें। तो अभी अभी भी मैंने बताया आपको कि जहां तक बेसिक स्ट्रेंथ की बात होती है तो बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, ये मैंने आपको बताया। अब इस पे कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन जरा खुद ही जवाब दो। अगर मेरे पास ये कंपाउंड है और मैं आपसे पूछता हूं दोनों में से बेसिक कौन सा है, फर्स्ट और सेकंड, तो आपका जवाब क्या होगा? जीओसी में नो डाउट हमने ऐसी बहुत सारी चीजों को किया था, लेकिन अगर मैंने सामने पूछ लिया फर्स्ट और सेकंड, दो चीजें हैं, बताना है स्ट्रॉन्गर बेस कौन होगा, प्लस आई माइनस आई, इतना तो याद रहता है थोड़ा बहुत कि भाई इस ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट है, इसका माइनस आई इफेक्ट है, ये तो याद रहता है। कौशल, मनस्वी, आयुष सही जवाब, बाकी बच्चों को भी याद होना चाहिए। सिंपल 1 और 2 तो टाइप करना है, इसको टाइप करने में क्या दिक्कत आती है? देखो अगर आप इतना भी टाइप नहीं करोगे तो मैं प्रैक्टिस कैसे करवाऊंगा? प्रैक्टिस अगर नहीं होगी तो सारी चीजें कैसे हो पाएंगी? फिर मेरे को भी ये हो जाएगा कि चलो फॉर्मेलिटी के लिए इसको पूरा कर दो, फिनिश कर दो। ध्यान से करो। भूवी का जवाब ठीक है, ये भी करेक्ट। अंशुल भारद्वाज का जवाब भी ठीक आ गया। देखो एफर्ट्स करते हैं तो जवाब सही आते भी हैं। यहाँ पर कॉमन पार्ट ये रहा, कॉमन पार्ट ये रहा, कॉमन पार्ट ये रहा। ऐसे ही मैंने जीओसी में सिखाया था। CH3 का प्लस आई इफेक्ट, NO2 का माइनस है, और जिसका प्लस आई इफेक्ट होता है वो स्ट्रॉन्गर बेस होता है। तो फर्स्ट इज स्ट्रॉन्गर बेस, देन सेकेंड, ये हमारा जवाब होगा। मैं आपको वही सिलेक्टेड क्वेश्चन दे रहा हूं जो कभी भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, बस आपको उन सिलेक्टेड क्वेश्चन को याद करना है, उन सिलेक्टेड क्वेश्चन को करना है। अब जरा यहाँ फर्स्ट और सेकेंड, इसको देखो, ये जवाब दो, इन दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, फर्स्ट और सेकेंड? देखो याद है नहीं किसी बच्चे को? कौशल का जवाब आ गया। मैथड मैंने बता दिया आपको। आयुष का जवाब भी ठीक है, मनस्वी का भी ठीक है। कॉमन पार्ट सेलेक्ट कर लो, फिर ग्रुप देख लो। इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होता है, भूलना नहीं, डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होता है, जितनी दूरी बढ़ती है इंडक्टिव इफेक्ट कम होता है। यहां पर ये हो गया कॉमन पार्ट, कॉमन पार्ट, इतना पार्ट कॉमन पार्ट। CH3
प्लस आई, CH3 प्लस आई, दोनों के दोनों ग्रुप सेम है, लेकिन यहां पर ये ग्रुप नाइट्रोजन से दूर है। अगर ग्रुप दूर होगा तो वो इफेक्ट लो होगा, यहां पर ये डायरेक्टली कनेक्ट है तो उसका इफेक्ट ज्यादा होगा। हाई प्लस आई, लो प्लस आई, जवाब आ गया सेकंड वन इज मोर बेसिक देन फर्स्ट वन। ये हमारा जवाब यहाँ पर बन जाएगा, ये जवाब दे सकते हैं। अब फर्दर 3 इंपॉर्टेंट चीजें, और तीनों की तीनों रट लेना। इन नॉन एक्वस और गैसियस मीडियम, अगर नॉन एक्वस और गैसियस मीडियम में अमीन दिए जाते हैं तो आपको किस तरह से करना है। ये है आपके पास प्राइमरी अमीन, ये है आपके पास सेकेंडरी अमीन, और ये है आपके पास टर्शरी अमीन। 3 तरह के अमीन आपको गिवन है। अब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में से सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, नॉन एक्वस और गैसियस मीडियम। यहां जो मैं बता रहा हूं चीजें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क रखना, इंपॉर्टेंट मार्क। नॉन एक्वस और गैसियस में तो यही ऊपर वाला कंसेप्ट लग जाएगा, यही कंसेप्ट लगा दो कि बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। इसी कंसेप्ट को अप्लाई कर दो, यही अप्लाई होगा, कोई एक्सेप्शन नहीं। यहाँ पर 1 प्लस आई है, यहाँ 2 प्लस आई है, और टर्शरी में 3 प्लस आई है। आर का यानी अल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है, तो आपका जवाब होगा टर्शरी सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ये ऑर्डर रहेगा। टर्शरी अमीन स्ट्रॉन्गर बेस देन प्राइमरी, इस बात को ध्यान रखना, देन सेकेंडरी, ये भी ध्यान रखना। अगर नॉन एक्वस और गैसियस मीडियम, अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, किस तरह से आप उसका जवाब दे पाएंगे। लेकिन अगर इन एक्वस मीडियम है, अगर इन एक्वस मीडियम आपको दिया गया है तो ज्यादा परेशानी नहीं, 2 बातें रटो, 2 बातें याद करो। इफ मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट, अगर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, सिर्फ मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो रटना है सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी, ये रटना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो। अगर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, एक्वस मीडियम है, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी। फॉर एग्जांपल आपको दिया गया CH3NH2 एक्वस, CH3 होल ट्वाइस NH एक्वस, और CH3 होल थ्राइस नाइट्रोजन एक्वस। अगर इनको अरेंज करना है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शरी है, तो यहाँ पर एक्सेप्शंस होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। रेगुलर बैच में एक्सप्लेनेशन भी आपको बताई गई थी, लेकिन अब इन एग्जाम में एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको बताना है। डायरेक्ट याद करो, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी, ये ऑर्डर रहेगा। अगर मिथाइल ग्रुप आपके पास प्रेजेंट है, अगर मिथाइल ग्रुप है, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन अगर अदर देन मिथाइल ग्रुप, इफ अदर देन मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट, मिथाइल के अलावा कोई और ग्रुप प्रेजेंट है, तो आपने इस बात को याद करना है सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी, क्योंकि ये थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, प्रैक्टिकल वैल्यू है। एक में हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, एक में कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी। लेकिन अब इन एग्जाम के लिए, क्योंकि हम एग्जाम की ही तैयारी कर रहे हैं, सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी, अदर देन मिथाइल ग्रुप अगर आपके पास है, तो आपका जवाब इस तरह से बनेगा। अब जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। अगर आपको ये क्वेश्चन दिया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर है CH3NH2 एंड एनिलीन, ये आपके पास है। दूसरा आता है C2H5NH2
C2H5 होल ट्वाइस NH2 और ऐसे ही C पार्ट C2H5 होल थ्राइस नाइट्रोजन, A पार्ट C2H5 NH2 एक्वस, B पार्ट C2H5 होल ट्वाइस NH एक्वस। ये तीन चीजें आपको दे दी गई और आपसे पूछा गया कि भाई इनको बेसिक स्ट्रेंथ में अरेंज करना है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस होगा ये हमें बताना है, ये हमें जज करना है। पहला पार्ट, पहले पार्ट में दिक्कत नहीं आएगी, एक एलिफेटिक एक एरोमेटिक है। जब एलिफेटिक और एरोमेटिक होता है तो वहां तो सीधा सा आपका जवाब जो भी एलिफेटिक है वही स्ट्रॉन्गर है, तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, A इज ग्रेटर देन B ये बनेगा। मुझे सेकंड केस में बताओ क्या कहते हो। सेकंड केस में क्या आपका जवाब बनता है, ये देखो। सेकंड C2H5 NH2 C2H5 होल ट्वाइस NH2 C2H5 होल थ्राइस N। क्वेश्चन का जवाब ठीक है, करेक्ट है। आपको अगर एलिफेटिक अमीन दिए गए हैं, मनस्वी ठीक है, तो ये जरूर देखो क्या वो एक्वस है या नॉन एक्वस है। एक्वस नॉन एक्वस जरूर देखना होगा। अगर नॉन एक्वस है फिर तो टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी कोई दिक्कत नहीं है। अगर नॉन एक्वस है, सेकंड पार्ट में किसी के भी नीचे एक्वस वर्ड नहीं लिखा हुआ, अगर एक्वस वर्ड नहीं लिखा हुआ तो ऑब्वियस है कि ये नॉन एक्वस है, इसको नॉन एक्वस ही मानना है। और नॉन एक्वस में ये है प्राइमरी, ये है सेकेंडरी, ये है टर्शरी, तो ऑर्डर हो जाएगा CBA। ये ऑर्डर रहेगा, टर्शरी इज स्ट्रॉन्गर बेस देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, ये ऑर्डर यहां पर बन जाएगा, ये ऑर्डर रहेगा। अब तीसरे पार्ट को देख सकते हो, तीसरे पार्ट के अंदर एक्वस गिवन है और एक्वस में मैंने दो ही बातें आपको बताई कि अगर मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है तो डायरेक्ट रटो 213, अगर अदर देन मिथाइल ग्रुप है तो सेकेंडरी टर्शरी प्राइमरी। यहां पर आप देख सकते हो इथाइल ग्रुप इथाइल ग्रुप इथाइल ग्रुप अदर देन मिथाइल, ये है प्राइमरी, ये है सेकेंडरी, ये है टर्शरी, तो ऑर्डर के हिसाब से सेकेंडरी टर्शरी प्राइमरी यानी BCA ये ऑर्डर बनेगा, ये ऑर्डर हमारा रहेगा। इस तरह से बच्चों ये फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने आपको जो इसके बारे में बताई, अमीन्स की इन फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद अमीन्स का चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है। एग्जामिनेशन के, ये सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिपेंड करता है, सॉल्युबिलिटी कैसे डिपेंड करती है, बेसिक नेचर कैसे डिपेंड करती है, एरोमेटिक अमीन्स आर लेस बेसिक, बेसिक स्ट्रेंथ प्लस आई माइनस आई, इस तरह से गैसियस स्टेट में है क्या है, एक्वस मीडियम नॉन एक्वस मीडियम, ये आप आसानी से कर सकते हो, बता सकते हो। एक लास्ट बताना, अगर मैं आपसे कहता हूं भाई मेरे पास एक ये है, एक मेरे पास ये है और एक मेरे पास ये है, इन तीनों में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। NCERT का क्वेश्चन है बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, ABC। अगर बता सकते हो तो बताओ, अगर बता सकते हो तो ट्राई जरूर करो, ध्यान से करो। कौशल का फिर जवाब सबसे पहले, ऑर्गेनिक में कौशल के जवाब सबसे पहले आ रहे हैं, ध्यान से। आज तो खास तौर पे आदि का जवाब भी बिल्कुल ठीक आया, करेक्ट आदि। एरोमेटिक अमीन्स आर लेस बेसिक देन एलिफेटिक, आयुष का जवाब भी ठीक है। एलिफेटिक वाले तो स्ट्रॉन्गर बेस होंगे ही होंगे, मनस्वी का जवाब भी ठीक है। इन तीनों में एक एलिफेटिक है, दो एरोमेटिक है, तो एलिफेटिक वाला तो स्ट्रॉन्ग होगा ही होगा, तो ए वाला तो स्ट्रॉन्ग होगा ही होगा क्योंकि वो एलिफेटिक है। बाकी दोनों एरोमेटिक हैं। अगर दोनों एरोमेटिक हैं, अब इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई कर लो, जिसमें प्लस आई है वही स्ट्रॉन्ग है,
बस बात खत्म। यहाँ पर CH3 है, प्लस आई इफेक्ट है, दूसरे में नहीं है, तो जिसमें प्लस आई होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। ACB जितनी प्रॉब्लम्स इस पेज पे यहाँ पर मैंने करवा दी हैं, बेशक से इनके अलावा कोई प्रॉब्लम फिजिकल प्रॉपर्टी में मत करना, लेकिन जितनी प्रॉब्लम यहाँ पर करवा दी हैं, जो रीजन बता दिए हैं, जो आपको ट्रिक बता दी हैं, उसको तो आपको करना ही करना है, वो आपको याद रखना ही रखना है, ये समझिएगा, ये जान लीजिएगा। ठीक है, हो जाएगा। चलो।